Dear students, I am Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Komar Bhatia, Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Today's session, we will talk about bronchial asthma. So first of all, what is asthma? The definition is, asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways that is characterized by clinically recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness, and cough, particularly at night and early in the morning. Physiologically, by widespread, reversibly narrowing of the bronchial airway and a marked increase in bronchial responsiveness. तो यहाँ पे हम अस्थमा का मतलब समझते हैं कि अस्थमा जो है एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, मतलब कि एयरवेज जो कि ब्रोंकियल हमारे जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो ब्रोंकस ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती हैं उन्हें टोटली एयरवेज कहते हैं। ये एयरवेज में जब किसी भी आउटर एलर्जेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ की जितनी भी लेयर्स हैं ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स की उन एयरवेज इन एयरवेज की जो लाइनिंग है, उनकी जो एपिथेलियल सरफेस है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस वजह से वो इन्फ्लेम्ड होकर जो एयरवेज है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको सोलन करती है। इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और जिसकी वजह से हमारा जो जब हम स्टेथोस्कोप लगा के जब चेस्ट का परीक्षण करते हैं, जब हम लंग साउंड सुनते हैं तो वहाँ पे हमें व्हीजिंग साउंड सुनाई पड़ता है। ब्रेथलेसनेस होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में ऐसे ऐसे एक टाइटनेस सी लगती है, मीन्स जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, बार बार कफ खांसी आती है। और ऐसा कब होता है? मेनली नाइट में और अर्ली इन द मॉर्निंग में। फिजियोलॉजिकली बाय वाइड स्प्रेड रिवर्सिबली, मीन्स जब ये एक्यूट कंडीशन में होता है तब ये रिवर्सिबल है, लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाएगा तो वहाँ की जो एयरवेज की स्ट्रक्चर है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो इस वजह से फिर ये बहुत ही मुश्किल से ठीक होने वाली डिजीज हो जाती है। यहाँ पे की डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, बट इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे माइल्ड एस्थमा बता रखा है। फिर आगे यहाँ पे जब बाहरी कोई भी इंफेक्शन या फिर एलर्जन जब इनहेल होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ये पूरा एयरवे है, जहाँ पे आ गया हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, इन सब के स्ट्रक्चर बता रखा है। तो नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन जब कोई भी आउटर एलर्जन अंदर आता है तो इसकी जो लाइनिंग है, ये इनकी थिन लाइनिंग होती है, ये सोलन हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। और यहाँ पर जो शरीर का इसके अगेंस्ट शरीर का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, वो जो होता है वो उसके अगेंस्ट आने की वजह से यहाँ पे हमारे माइक्रोफेजेस और जितने भी इंटरल्यूकिन्स वगैरह हैं वो सब आ जाने से ये स्वेलिंग इस ब्रोंक्यूल्स में या एयरवेज में आ जाती है और यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन होने लग जाता है। म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से ये जो एयरवेज है ये ब्लॉक्ड हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। यहाँ पे आगे क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का बता रखा है कि जो एलर्जेंस है, किन किन की वजह से, जिनकी वजह से अस्थमा का अटैक आता है, ये जो है वो 2 टाइप्स के हैं, जिनको एटोपिक भी बोल सकते हैं, नॉन एटोपिक, एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक, एलर्जन और नॉन एलर्जन। ऐसे एक ही नाम है, ये 2 तरह के, ये इनकी वजह से एस्थमा कॉज होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है, जिसमें फर्स्ट जो है एटोपिक या एक्सटेंसिक या एलर्जन जिसको बोलते हैं, ये 70% कॉज हैं जिनकी वजह से एस्थमा होता है। इसका मेन कारण IgE मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है आउटर या एक्सटर्नल एंटीजेंस के अगेंस्ट, जिस वजह से जो ब्रोंकियल्स या एयरवेज होती हैं उनमें स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन होता है। और नॉन एट्रोपिक या इंट्रेंसिक या नॉन एलर्जिक 30% कॉजेज हैं, जिनके अंदर आता है नॉन इम्यून स्टिमुलाई। लाइक इसमें आता है कि अगर हमें कोई भी मतलब हम कोई भी बाहर का एलर्जन हम इनहेल कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा IgE जो है वो नॉर्मल ही रहता है, वो बढ़ावा नहीं मिलता। जबकि एटोपिक, एक्सटेंसिक या एलर्जन वाले में IgE मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से
ये दो तरह के हैं जिनमें एलर्जन और नॉन एलर्जन के तौर पे इन्हें बांटा गया है। इसे बता रखा है कि जब अस्थमा किसी भी वजह से, या तो हम कोई मेडिकेशन हो या कोई भी इंफेक्शन, कोल्ड, एक्सरसाइज, फिजियोलॉजिकली जो स्ट्रेस है, इनकी वजह से अगर टिगर आउट होता है तो उसे नॉन एलर्जन मानते हैं। और एलर्जन की वजह से होगा 70%, तो उसमें आईजी इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। आगे हम पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी जो है वो भी 2 टाइप्स की बता रखी है इसमें। एक तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दूसरा एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। इन्फ्लेमेशन कैसे, इन्फ्लेमेशन की वजह से कैसे है तो हम देखते हैं इसमें। जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बताया गया है, इसके अंदर बता रखा है कि involves respiratory mucosa from trachea to terminal bronchioles predominantly in the bronchi। यहाँ पे जो ये जो बता रखा है इन्फ्लेमेशन है वो कहाँ से शुरू होगा, ट्रेकिया से चालू होकर ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई तक जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई भी आउटर एलर्जेंस आता है तो शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, लाइक मास्ट सेल्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इओसिनोफिल्स, टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स और लिम्फोसाइट्स। जो टी हेल्पर्स टाइप 2 सेल्स है उनसे इंटरल्यूकिन्स निकलते हैं। ये इंटरल्यूकिन्स 3 टाइप के हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। ये इंटरल्यूकिन 4, 3, 5, 9 और 13 जो है, इनकी वजह से आईजीई का प्रोडक्शन होता है। इंटरल्यूकिन 3, 4 और 9 जो है वो एक्टिव मास्ट सेल्स को करती हैं, और 5 जो है वो इओसिनोफिल्स को एक्टिव करती हैं, और 13 की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन होता है जो कि एयरवेज को चॉक कर देता है, मतलब वहाँ ब्लॉकेज कर देता है, जिस वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट टाइटनेस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में आगे बता रखा है, ये देखिए स्लाइड में बता रखा है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती है मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स, टी हेल्पर सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स। स्ट्रक्चर सेल्स जिनमें इन्फ्लेमेशन होता है वो होती है एपिथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और नर्व्स। अब इनके मीडिएटर्स होते हैं कि अगर ये चीजें, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिव होगी तो ये क्या निकालेगी, हिस्टामिन्स निकालेगी, ल्यूकोट्राइन्स निकालेगी, काइन्स निकालेगी, एडिनोसिन, एंडोथिलिन्स, साइटोकिन्स, काइमोकिन्स, ग्रोथ फैक्टर वगैरह। तो इनकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, इनमें इफेक्ट दिखेगा, इनमें ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा, प्लाज्मा एक्सिटेशन होने लगेगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा, और अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें दिखेंगे। जैसे कि फिर हमें बता रखा है एग्जैक्ट कॉज ऑफ एयरवे इन्फ्लेमेशन इज अननोन, thought to be an interplay between endogenous and environmental factors। अब एंडोजीनस फैक्टर कौन कौन से हैं जो ये सब करते हैं, तो इसमें सबसे पहले बता रखा है कि एटोफी। एटोफी मीन्स कोई भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजन हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जो एस्थमा है वो जेनेटिकली कॉज भी माना जाता है। अगर आपके परिवार में एस्थमा का हेरिडिटरी चलती आ रही है तो ये आने वाली पीढ़ी में भी हो सकती है। तो इसमें बता रखा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन to IgE mediated type 1 hypersensitivity, excessive T helper cells, reaction against environmental antigens. The major risk factor for asthma is allergic rhinitis। जिसको allergic rhinitis है 80% लोग जो allergic rhinitis के हैं उन्हें asthma प्रॉब्लम मिलती है। dermatitis वाले urticarias इनको। genetic predisposition मैंने बता दिया जिसमें क्रोमोसोम 5, Q33, DPP10 और GPRA जीन में कहीं ना कहीं म्यूटेशन या किसी भी प्रीडिस्पोजिशन एक्टिविटी के कारण एस्मा कॉज होता है। लेकिन इसमें ये बता रखा है म्यूकस प्लग बना, कोई भी एलर्जन आया, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स को एक्टिव किया जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल्स म्यूकस प्रोडक्शन कर रही है। ये इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल आ रहा है जिसकी वजह से नर्व एक्टिवेट होती है और प्लाज्मा का लीकेज होगा, वेजोडाइलेशन होगा, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होगा, ये सब चीजें। और जिसकी वजह से एयरवेज की ये स्मूथ मसल सेल्स है इनमें चेंजेस आएगा, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन होगा, तो जो एयरवेज है वो अपने आप ही कंस्ट्रक्ट हो जाती है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बता रखे हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन, हाइजीन के अगर हम प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, हाइजीन वगैरह ढंग से नहीं होती तो भी टी हाइपर सेल्स ये सब थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होती है एक्टिव हो जाती है, तो फिर ऐसा होता है। और एयर पोल्यूशन, एलर्जेंस लाइक किसी को हाउस डस्ट माइट्स इनसे प्रॉब्लम होती है तो भी ऐसा होता है। ये फिर से यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फ्लेमेशन था क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सेकंड पैथोफिजियोलॉजी में एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है। एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा बाहरी पैथोजन या एलर्जेंस फिगर आउट करते हैं, सांस के थ्रू अंदर जाते हैं, तो नॉर्मली
जो एयरवेज होते हैं वो इफेक्टेड नहीं होते, लेकिन अगर जो एलर्जेंस है उनकी मात्रा ज्यादा है या उनका प्रभाव तीक्ष्ण है तो वो 20% एयरवेज उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है और एक्टिव होके वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है और एस्मा का अटैक आता है। लेकिन अगर नॉर्मल हेल्थी पर्सन है तो उसमें 1 से 2% ही इससे अफेक्टेड होते हैं, अदरवाइज उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव की मतलब कितना आपका एयरवेज है वो आउटर एलर्जेंस के प्रति अपना प्रतिक्रिया दिखाता है, कितना हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है, तब एस्मा की पैथोफिजियोलॉजी बनती है। जैसे कि इसमें बता रखा है नॉर्मल, जिसमें ये म्यूकस है, एपिथेलियम बेसमेंट एपिथेलियम है, सॉरी म्यूकस है, एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर लैमिना आता है, फिर स्मूथ मसल्स आती है, नीचे ग्लैंड्स है। तो अगर लेकिन अगर ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट की अगर ब्रोंकियल्स या एयरवेज को देखें तो एपिथेलियम के ऊपर आपको म्यूकस और म्यूकस दिखेगी, म्यूकस में इयोसिनोफिल और ये सब मिलेंगे, गॉबलेट सेल्स दिखने लगेगी एपिथेलियम के बीच में, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी सूज जाएगी और मैक्रोफेजेस इसमें आ जाएंगे। स्मूथ मसल्स के ऊपर स्मूथ मसल्स भी डबल लेयर हो चुकी है, ग्लैंड्स भी अपनी संख्या में बढ़ जाएगी ज्यादा, और इस एपिथेलियम या स्मूथ मसल्स के ऊपर हमें लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स ये सब दिखाई देंगे। यहाँ पे ट्रिगर फैक्टर्स जो अस्थमा को बढ़ाते हैं उनके अंदर फिर से वापस से एलर्जेंस, वायरस इन्फेक्शन, ड्रग्स, सर्टेन एक्सरसाइजेस, फूड, एयर पॉल्यूटेंट, फिजिकल फैक्टर, गर्ड यहाँ पे एसिड रिफ्लेक्स जो होता है उसकी वजह से भी होता है, स्ट्रेस और ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। फिर से वही इसके जो सिम्टम्स है जिसमें वीजिंग, डिस्निया, कफ, बहुत ही ज्यादा अगर स्पॉन्टेनियसली अगर कोई थेरेपी हो रही है तो भी इसमें भी वेरिएबल्स है। टिनेशियस म्यूकस प्रोडक्शन होता है, सिम्टम्स रात को ज्यादा बिगड़ जाते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ आता है और जो एक्टिविटीज हैं लिमिटेशंस हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी बिकॉज इसकी एसेसरी जो मसल्स होती हैं वो उसकी वजह से हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आता है। जब हम परकशन करके देखते हैं तो हाइपर रेजोनेंट साउंड हमको मिलता है। एक्सपायरेटरी रोंकाई, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में से एक्सपायरेशन बढ़ जाता है क्योंकि उसे सांस लेने और छोड़ने में ज्यादा तकलीफ होती है, लेने के बजाय छोड़ने में ज्यादा तकलीफ होती है। तो एक्सपायरेटरी रोंकाई मिलती है हमें ड्यूरिंग वेरी सीवियर अटैक्स। एयर फ्लो माइट बी इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस रोंकाई। साइलेंट चेस्ट हो जाता है, मीन्स हम जब उसका चेस्ट को देखते हैं बाहर से तो हमें उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता। नो फाइंडिंग व्हेन अस्थमा इज अंडर कंट्रोल और बिटवीन अटैक। आगे इन्वेस्टिगेशन बता रखे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें अस्थमा का, जब हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो हम पीएफटी कराते हैं, मीन्स पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें स्पायरोमेट्री इंपॉर्टेंट है, स्पायरोमेट्री करवाई जाती है। यहाँ पे बता रखा है एस्टिमेट डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो स्पायरोमेट्री है ये हमें ये बताता है कि हमारा कहाँ या किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन या कैसे कैसे इसमें हम वो मतलब हमारी सांस में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज या कहाँ कहाँ हमारे एयरवेज में ब्लॉकेज हो रहा है वो हमें इस टेस्ट की वजह से पता चलेगा। तो अभी जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। ये है, ये देखिए ये एक मशीन होती है जिसके अंदर ये एक पंप होता है जो कि हमें ये बताता है कि इसमें पेशेंट को सांस छोड़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि एक्सपायरेटरी ही दिक्कत आती है इसमें। एक्सपायरेटरी जो एयर होती है उसको हम उसमें छोड़ नहीं पाते या मुश्किल से छोड़ पाते, तो जितना फोर्स से छोड़ पाएंगे ये मीटर उसमें उतना बताएगा। अब हम पहले इसको समझते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री कराते हैं। स्पायरोमेट्री जो है वो क्या बताएगी हमें, वो बताती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को फर्स्ट सेकेंड में, यहाँ पे लिखा है FEV1 से बता रखा है एस्टिमेट डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लाइक FEV1 मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड, ये कम मिलेगी। फिर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का जब रेशो निकाला जाता है तो वो भी कम आता है। यहाँ पे फिर आगे ये बता रखा है पीक पीक फ्लोमेट्री में जब ये 12% से ज्यादा अगर मिलता है FE1 15 मिनट बाद भी, तो हम उसे फिर बीटा 2 एगोनिस्ट इनहेल कराते हैं मॉर्निंग में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर।
ये चीज ध्यान रखनी कि 12% से ज्यादा मिल जाए, 12% से ज्यादा होगा तब उसमें हमें पीक फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम मिले और उनका रेशियो भी कम मिले। आगे हम देखते हैं इसमें, आगे ये बता रखा है कि जब हिस्टामिन और मैटकोलिन प्रोवोक टेस्ट भी कराया जाता है तो 20% से ज्यादा फॉल मिलता है FE1 में, पीक फ्लो जो है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। और यहाँ पे ये हिस्टामिन और मेटकोलिन जब ये एक्यूट एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है ना, AHR, एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मिल रही है, मतलब कि थोड़ा सा कुछ भी एयरली और कंजेशन आ रहा है तो हिस्टामिन और इसका प्रोवोकेशन टेस्ट कराते हैं। अगर ये 20% से ज्यादा फॉल मिलता है तो भी हम इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि ये वो है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट एक्सरे से और स्पायरोमेट्री से अस्थमा का हमें पता चलता है, जिसमें बता रखा है कि हाइपर इन्फ्लेशन, न्यूमोथोरेक्स, एम्फाइसीमा, चेस्ट एक्सरे से पता चलता है। एयर ब्लड, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट आर्टीरियल ब्लड गैस करवाते हैं, इसका एनालिसिस से हाइपोक्सिया का पता चलता है, हाइपोकार्बिया का पता चलता है। लाइक जब एक्यूट अस्थमा हो जाता है तो मीन्स क्या होता है, उसमें बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है, हाइपरकार्बिया। स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, स्पूटम और ब्लड इओसिनोफिलिया करवाते हैं। जब IgE लेवल भी बढ़ा मिलता है तो भी अस्थमा का हमें श्योर हो जाते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराना, जिसमें स्पायरोमेट्री, AHR, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तब पता चल जाएगा, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाएंगे, स्किन हाइपर सेंसिटिविटी तो है ही, और एलिवेटेड सीरम IgE लेवल टेस्ट करा। यहाँ पे बता रहा कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किन किन डिजीजेस में होता है, तो एस्मा के अलावा लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, पल्मोनरी ट्यूमर में, मसल वीकनेस या चेस्ट वॉल की मसल वीकनेस होती है तब भी करवाते हैं, और एलर्जी में भी कराते हैं। कुल मिला के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट तो लंग्स की जितनी भी डिजीज है उसमें करवाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पीक फ्लो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो में ये ऐसे केबल सा मुंह पे लगाया जाता है, जिसे पेशेंट एक्सपायरेट करके उसमें मीटर चलता है और बताता है कि आपकी कितना आप फोर्सली एक्सपायरेट कर रहे हो एयर को। और फिर यहाँ पे इसमें रीडिंग आती है और हमें पता चलता है कितनी हमारी लंग की कैपेसिटी है। यहाँ पे कुछ ड्रग्स बताइए मैनेजमेंट में, जैसे ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं हम। ब्रोंकियोडायलेटर रैपिड रिलीफ करता है क्योंकि एयरवे स्मूथ मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो जब हम ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं तो हमें उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। बीटा एगोनिस्ट देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देते हैं, मिथाइलजैंथीन देते हैं। मिथाइलजैंथीन ये सब जब इनहेलर यूज करते हैं उसके अंदर ये मिलाई जाती है। कंट्रोलर्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स दिया जाता है, ल्यूकोट्राइंस पाथवे इनहिबिटर दिया जाता है, जो कि एस्थमा के कंट्रोल करती है। एंटी IgE थेरेपी दी जाती है, क्योंकि आउटर एलर्जेंस के अगेंस्ट बॉडी में जब IgE बढ़ जाती है तो उसके अगेंस्ट हम एंटी IgE थेरेपी देंगे ताकि ये कंट्रोल में रहे और एस्थमा का अटैक ना हो। थैंक यू। So that's all about bronchial asthma. I hope you like that video.